नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। अपने चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है रिवीजन के हेतु। मॉडर्न हिस्ट्री तो सभी लोग डिटेल में करते ही हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का मैं रिवीजन अभी करवा रहा हूं, मिडेवल हिस्ट्री का भी मैं करवाऊंगा। शुरू करते आज का। देखिए पहला सवाल क्या 51 नंबर से करना था, क्योंकि ये हमने कर लिया था। 51 नंबर है कि अशोक के किस शिलालेख में विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। और शिलालेख से सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य से कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए इंडिया का, एक सवाल की गारंटी होती कि पूछा ही जाएगा प्रीलिम में। जिस प्रकार से बुद्धिज़्म जैनिज़्म से होता है, महात्मा गांधी से होता है, उस प्रकार से इस टॉपिक के सवाल की गारंटी होती है। हड़प्पा और ये टॉपिक आते ही आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख शिलालेख जो है 12 नंबर। इसमें उसने धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सामंजस्य की, अर्थात सह अस्तित्व, सभी धार्मिक संप्रदाय जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं, सहिष्णुता होनी चाहिए, कोई कट्टरता नहीं होनी चाहिए समाज में। इसकी चर्चा सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख में की गई है, इसको याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य में कनिष्ठ का क्या अर्थ होता था? निम्न स्तरीय अधिकारी, सैन्य कमांडर, धार्मिक प्रचारक या व्यापारी। इसका उत्तर हो जाएगा निम्न स्तरीय अधिकारी के लिए कनिष्ठ शब्द का उपयोग किया जाता था। वैसे भी कनिष्ठ का आज भी अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है छोटा, छोटा होता है। जो छोटे क्रम के छोटे भाई होते हैं उनके लिए भी उपयोग किया जा सकता है, छोटे अधिकारी के लिए भी, अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में संचारक की क्या भूमिका थी? धार्मिक प्रचारक थे, सैन्य प्रशिक्षक, कर संग्रहकर्ता, संदेशवाहक थे। संचारक का क्या काम होता था? संचारक के बारे में पूछा गया है, संचारक का क्या काम होता था? 53 का आंसर हो जाएगा संदेशवाहक का काम करते थे, क्योंकि उस समय में मैसेजिंग सिस्टम जो था, पत्र लेखन वगैरह वो नहीं था। संदेश जाता था, एक आदमी को बता दिया जाता था, दूसरा आदमी जा करके वहाँ पर बता देता था। बाद में चिट्ठी और संदेश का भी प्रचलन विस्तारित होगा, तो इस संदेश वाहक को संचारक कहा जाता था, जो शाही आदेश और सूचनाओं को प्रसारित करते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा बनाए गए सड़कों और छायादार वृक्षों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात स्तंभ शिलालेख में मिलता है। स्तंभ शिलालेख संख्या 7 जो है, इसमें चर्चा मिलता है कि सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए जाएं, कुएं लगाए जाएं, फलदार वृक्ष लगाए जाएं सड़कों के किनारे, ताकि राही बटोही जो है वो उस फल का भी सेवन कर सकें और रास्ता जो है सुगम भी हो, छायादार भी हो और पानी भी उनको मिल सके। अगला सवाल है, अशोक ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? आपको पता ही होगा कि 4 प्रमुख बौद्ध संगति हुए हैं भारत में। चारों के अध्यक्ष के नाम, चारों के जगह के इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला जो है ये राजगृह में आयोजित होता है। राजगृह में आज़ाद शत्रु शासक था उस समय, और इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। दूसरा जो है यह वैशाली में आयोजित होता है, और उसमें शासक था कालाशोक शासक था, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सबकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं, सबकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा जो हुआ वो सम्राट अशोक के समय में ही पाटलिपुत्र में, पटना में हुआ, और ये इस समय अशोक थे, सम्राट अशोक थे शासक, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीसरे ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथा जो होता है वो कुंडग्राम कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इस समय कनिष्क था शासक, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा, और उपाध्यक्ष जो हैं वो अश्वघोष होते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया जाता है। अशोक के समय 255 BC में आयोजित किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। कहाँ पर आयोजित की गई? या पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ, लेकिन पाटलिपुत्र से ज़्यादा कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे थे, ये याद रखिएगा। 255 ईसा पूर्व में किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में अंतर महामात्र की क्या भूमिका होती थी? तो ये शाही परिवार की देखरेख करते थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। शाही परिवार और हरम शब्द जो है ये बाद में प्रचलित हुआ है। हरम का तात्पर्य बहुत गलत अर्थों में लिया जाता है। हरम का तात्पर्य होता है, चूँकि शाही परिवार है, एक परिवार में 4-4 राजा जो होते थे वो 4-4, 5-5 शादियाँ करते थे,
और उन सब की फिर पत्नियां हो गई, फिर उनके बाल बच्चे हो गए। तो इस प्रकार से हरम जो होता था बेसिकली वो वुमेन, जो शाही राज परिवार की वुमेन है, उनके रहने की जगह होती थी और उसको अधिक सिक्योर तरीके से रखा जाता था। उसके लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, उसके लिए हर चीज़ बना होता था। तो हरम का तात्पर्य गलत अर्थों में लिया जाता, उसका सही अर्थ ये होता था। उस समय हरम शब्द यूज नहीं होता था, बस शाही परिवार को आप याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी थी? व्यापार का नियंत्रण, सैन्य प्रशिक्षण, धार्मिक प्रचार, कृषि का प्रबंधन। सीताध्यक्ष का क्या काम होता था, यह सवाल पूछा जा चुका है। तो सीताध्यक्ष का काम होता था एग्रीकल्चर, लैंड का मुख्य रूप से प्रबंधन। सीताध्यक्ष मौर्य प्रशासन में कृषि और भूमि प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, लैंड का जो प्रबंधन होता था वो सीताध्यक्ष के हाथों में था। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। सीताध्यक्ष मौर्य प्रशासन में एग्रीकल्चर एंड लैंड मैनेजमेंट को देखते थे, ये याद रखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा बनवाए गए कुओं का उल्लेख मिलता है? अभी बताया स्तंभ शिलालेख 7 है। मौर्य साम्राज्य में वाच भूमि का क्या कार्य था? वाच भूमि का क्या कार्य होता था मौर्य साम्राज्य में? वाचक भूमि का, वाच का मतलब होगा मौखिक परंपराओं का संरक्षक। ऐसी चीज़ें जो कि उस समय तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखा जाता था लेकिन उसको ताम्रपत्र, भोजपत्र या काष्ठ के पत्रों पर लिखा जाता था। लिखने का विकास हो चुका था, कागज़ का विकास नहीं हुआ था। तो चूँकि लिखना बहुत कठिन काम था, सोचिए ताम्रपत्र पर लिखा जा रहा है या शिला पर लिखा जा रहा है या लकड़ी पर लिखा जा रहा है, बहुत कठिन काम होता था। तो मैक्सिमम जो नॉलेज है वो वाणी के द्वारा याद करके, कंठस्थ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता था। जैसे राजाओं का इतिहास, जैसे राज का जो कुल है उसका इतिहास, इनको कहा जाता है। तो ये काम किसका होता था? तो ये काम होता था वाच भूमि का, जो मौखिक परंपरा का संरक्षक होता था, कंठस्थ करता था चीज़ों को और अपने आने वाली पीढ़ी को भी कंठस्थ करवाने का काम करता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्या है कि इस मौर्य साम्राज्य मौखिक परंपराओं, शाही घोषणाओं के संरक्षण के लिए वाच्य भूमि के जिम्मेदार होते थे। मौर्य साम्राज्य में दंडपाल की क्या भूमिका थी? तो क्या होगी भाई, ये पुलिस ऑफिसर का काम करते थे। ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते थे। दंडपाल कानून का पालन करवाने के लिए जाने जाते थे। अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा नियुक्त धम्म महामात्रों का उल्लेख मिलता है? तो प्रमुख शिलालेख 5वें में वो ये बताते हैं कि हमने राज्य में धम्म के प्रचार के लिए, अर्थात नैतिकता और ज्ञान के प्रचार के लिए, डिसिप्लिन को प्रचारित करने के लिए एक अलग से अधिकारी ही नियुक्त कर दिया है, जिसको धम्म महामात्र कहा गया, जिसका ये काम ही होता था कि धम्म का प्रचार करना। धम्म का तात्पर्य क्या हो गया? धर्म हो गया। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है बल्कि नैतिकता से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में सुश्रुता का क्या अर्थ था? चिकित्सक, सैन्य कमांडर, टैक्स कलेक्टर या धार्मिक प्रचारक। तो सुश्रुता का तात्पर्य होता था चिकित्सक। सुश्रुता मौर्य साम्राज्य चिकित्सक थे जो शाही और जनता की चिकित्सा की देखभाल करते थे। आपको मैंने कल के MCQ में बताया था कि किस प्रकार से उस दौरान पशु और इंसान दोनों के स्वास्थ्य की बात की गई है और उन्होंने बोला है कि पशुओं के साथ साथ इंसानों के लिए भी अस्पताल निर्माण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य नवाध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी थी? नवाध्यक्ष का क्या काम होता था? सैन्य प्रशिक्षण का काम होता था, नौसेना प्रबंधन का, धार्मिक प्रचार का। तो इनका काम होता था दरअसल में का, इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। नवाध्यक्ष मौर्य प्रशासन में नौसेना और जल परिवहन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। डी हो जाएगा इसका आंसर, नौसेना प्रबंधन। नौसेना कहाँ से आ गया भाई? नौसेना क्या उस समय समुद्र में नौसेना, समुद्र वाली नौसेना नहीं है। यहाँ पर दरअसल में आपको समझना पड़ेगा कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा था और इसके अधिकांश भागों में नदियाँ ही मुख्य जो परिवहन का काम नदियों के द्वारा ही होता था। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि नौसेना भी मौजूद हो जो जल के जरिए युद्ध में पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि उस समय हाईवे नहीं था, आज के जैसे सड़क नहीं थे। तो इसीलिए नौसेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी उस समय में और उसके लिए क्या बनाया गया था? तो नवाध्यक्ष बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य में अष्ट महामात्र की क्या जिम्मेदारी थी? अष्ट महामात्र की क्या जिम्मेदारी थी? तो सीमा क्षेत्रों का प्रबंधन करना, सीमा क्षेत्रों का प्रबंधन करना इनका काम था।
अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा बनाए गए चिकित्सा केंद्रों का उल्लेख किया गया है? तो प्रमुख शिलालेख दूसरे में इसकी चर्चा की गई है। मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र उन्होंने निर्माण किया था। औषधीय वनस्पतियों के वितरण का भी उल्लेख है कि औषध देने वाले वनस्पति जो होते हैं उनका वितरण किया गया, उनको जगह जगह पर लगाया गया था। मौर्य साम्राज्य में सूत्राध्यक्ष की क्या भूमिका होती थी? तो वस्त्र उत्पादन और प्रबंधन का काम करना। वस्त्र उत्पादन और प्रबंधन का काम सूत्राध्यक्ष का काम होता था। अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा नियुक्त महिला पर्यवेक्षकों का उल्लेख है? तो यह प्रमुख शिलालेख 5 में उल्लेख किया गया है। धर्म महामात्र और अन्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। महिला धर्म महामात्र और अन्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में गणक की क्या जिम्मेदारी थी? तो ये क्या काम करते थे गणक भाई? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दरअसल में लेखाकार होते थे जो राजस्व और वित्तीय रिकॉर्ड रखते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में अक्षपटल का क्या अर्थ था? तो लेखा विभाग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनके पास में था। अक्षपटल मौर्य साम्राज्य में लेखा और वित्तीय रिकॉर्ड रखने वाला विभाग होता था। ये विभाग का नाम है, ऊपर आपको अधिकारी का भी नाम मैंने बता दिया है। अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा बनाए गए सार्वजनिक कल्याण कार्यों का उल्लेख मिलता है? तो स्तंभ शिलालेख 7 में इसका उल्लेख हमें मिलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने आपको सम्राट अशोक से जुड़े हुए कई सारे, लगभग मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए 88 MCQ आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर सवाल आता है तो यहाँ से पूछे जाने की ज़्यादा चांसेज होंगे। मैंने आपको बौद्ध के जो 3 संगति हुए उसके बारे में बता दिया। 3 संगति का क्या तात्पर्य है, 4 जो संगति हुई क्या तात्पर्य है उसका तात्पर्य बस यही है कि वो इकट्ठा होते थे और बौद्ध धर्म के बारे में अपने ज्ञान आदान प्रदान करते थे और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह किया जाता था, लिखा जाता था, कलेक्ट किया जाता था, जोड़ा जाता था, सुधारा जाता था। उसके बारे में अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो इसी वीडियो का अगला हिस्सा है, इस वीडियो में एक हिस्सा था MCQ का, अब दूसरा हिस्सा जो है एक बहुत ही शानदार सा बुक था मेरे पास जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के जितने बड़े रचनाएं हैं और वो रचनाकार जो हैं इसका लिस्ट है, मैं वो करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो पूछा जाएगा। तो उसको भी कर लीजिए जिससे आपके एग्ज़ाम अगर पूछा जाए तो आप उसको मिस ना करें, क्योंकि पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। किताब वगैरह से सवाल हर साल आपको देखने को मिलते होंगे। देखिए शुरू करते हैं उसको। ये गुप्त काल के प्रमुख नाटक और नाटककार हैं। नाटक है ये, याद रखिएगा, प्रमुख नाटक और नाटककार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे किताब हैं, मैं सारे करवाऊँगा आपको, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन हैं? तो ये महाकवि कालिदास हैं जो अग्निमित्र और मालविका के प्रणय कथा पर आधारित हैं। कालिदास को विश्व कवि भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं न केवल भारत में बल्कि ऐसी जगह जहाँ पर भारत की भाषा की कम जानकारी वाले लोग हैं, जैसे जर्मनी, वहाँ पर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इनकी किताब का भी पढ़िएगा, अद्भुत उपमाओं का उपयोग करते हैं कालिदास जी। विक्रमो उर्वशीयम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। सम्राट पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा पर आधारित है। रस पर आधारित इनके ज़्यादा होते थे। इनका जो लेखन कार्य है वो कोई वीर गाथा नहीं है बल्कि रस है, जीवन के रस है, वियोग है, मिलन है, प्रेम है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। जैसे जो मेघदूत है, मेघदूत क्या शब्द है उसमें? मेघ और दूत, एक दूर है सैनिक कहीं पर काम कर रहा है, वो मेघ के जरिए अपनी प्रेमिका को संवाद भेजता है जो कहाँ पर रह रही है, अलकापुरी नामक एक बहुत ही सुंदर जगह पर रहती है जहाँ के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, वहाँ के फल बहुत रसीले होते हैं, वहाँ पर पानी बिल्कुल अमृत के जैसे बहती है। इस प्रकार से उपमाओं को इन्होंने उपयोग किया है अपने लेखन में। तो ये आपको पता होना चाहिए था, इसीलिए मैंने बता दिया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा पर आधारित है यह अभिज्ञान शकुंतलम। मुद्रा राक्षस से विशाख दत्त का है, नाटक है। यह ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त बहुत बड़े नाटककार हुए हैं और इनके द्वारा इसकी चर्चा की। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि विशाख दत्त जो हैं, देवी चंद्रगुप्तम भी लिखेंगे ये, तो विशाख दत्त जो है इनका टाइमिंग क्या है, कब रहे हैं ये, किस काल में मौजूद थे? गुप्त काल के अंतिम जो अवस्था है उस दौरान के प्रमुख नाटककार ये माने जाते हैं। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त का इस ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव सामनी से विवाह का वर्णन है। इसका आंसर क्या हो, इसका विशाख दत्त भी याद रखिएगा।
मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया। इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना का अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर, धूर्तदास आदि का वर्णन किया गया है। तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। स्वप्नवास वदतम ये भास के द्वारा रचित है। महाकवि भास इनको कहा जाता है। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें महाराजा उदयन किस तरह योगंधरायन की सहायता से वासवदत्ता को उज्जैनी से लेकर भागता है उसका वर्णन किया गया है। चारुदत्तम ये भास का ही लिखा हुआ है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। इन्होंने अपने कल्पना का आधार पर एक चारुदत्त नामक व्यक्ति के इर्द गिर्द इस पूरे नाटक को लिखा है जिसका नाम है चारुदत्तम। अगला देखिए क्या है, अष्टाध्यायी ये संस्कृत का पहला व्याकरण है, दुनिया का पहला व्याकरण है और यह अष्टाध्यायी पाणिनि महोदय के द्वारा लिखा गया। कई सारे स्रोत में पाणिनि को अफगानी मूल का बताया गया है, कई सारे स्रोत में इनको बिहार के मूल का बताया गया है, लेकिन इनका मूल जो है वो अस्पष्ट है, किसी को भी नहीं पता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी रचना की थी। रामायण उस समय अफगानिस्तान नहीं हुआ करता था, ये पूरा भारत ही था, भारत का ही हिस्सा था। रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का पहले नाम हुआ करता था जय संहिता, जय संहिता इसका नाम था। और महाभारत में समय के साथ में बहुत सारे पात्रों को जोड़ा गया है। प्रारंभिक महाभारत में इतने सारे श्लोक नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसको महाभारत के नाम से जानते हैं। भगवत गीता इसके अध्याय का भाग है। भीष्म पर्व का अलग अलग पर्व है महाभारत में, इस भीष्म पर्व हिस्सा का भगवत गीता शायद भाग है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया। यह राजनीति शास्त्र की बुक है, यह गवर्नेंस की बुक है, गवर्नेंस की बुक है। अर्थशास्त्र इसका नाम है। इसमें अर्थ की भी बात की गई है, इकोनॉमी की भी बात है, लेकिन मुख्य रूप से गवर्नेंस की किताब है यह। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। दरअसल में किस्से कहानियों के जरिए नैतिक शिक्षा देने का इससे महान किताब दुनिया में कोई रचा ही नहीं गया। पंचतंत्र वो किताब है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किसी का किया गया तो पंचतंत्र ही है, जिसका दुनिया में हर संभव भारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया और यह महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी पर ही टीका लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। प्रज्ञा पारमिता सूत्र नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है कनिष्क के काल में। शास्त्र जो है नागार्जुन के द्वारा ही लिखा गया। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन के द्वारा ही लिखा गया। नागार्जुन बौद्ध फिलॉसफी के सबसे महान चिंतक हुए हैं। बुद्धिज़्म के सबसे महान अगर कोई व्यक्ति चिंतक और फिलॉसफर हुआ है तो नागार्जुन महोदय ही हैं। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है। कनिष्क के काल में आपको पता ही होगा, कनिष्क इनको पाटलिपुत्र से उठा करके ले गया था अश्वघोष को, इसका याद रखिएगा। अगला है सूत्र अलंकार वज्र सूची कनिष्क के काल में अश्वघोष के द्वारा। सौंदरानंद और श्रद्धोत्पाद ये तीनों अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। स्वप्नवास वदत भास के द्वारा। प्रतिज्ञा योगंधरायनम ये किताब जो है ये भी भास के द्वारा लिखा गया है। स्वप्नवास वदत और ये दोनों किताब गुप्त काल में भास के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। ये जो टैबू है समाज में काम को लेकर के उसको तोड़ते हेतु ग्रंथ लिखा इन्होंने कि यह कितना ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए, इसको इन्होंने रचना किया है। शरीर विज्ञान की समझ को देखते हुए इसको इन्होंने रचा था। वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। न्यायभास ये भी वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। लोगों को कामसूत्र के अलावा वात्सायन की दूसरी किताब का नाम कभी पता ही नहीं होता है। न्यायभास से भी याद रखिएगा, न्यायभास से भी नाम है इसका। इंग्लिश में भी यही नाम होगा, इसमें इंग्लिश हिंदी का कुछ भी नहीं है गुरु, इंग्लिश में भी यही नाम इसका होगा। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशियम, उसके अलावा मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम और मालविका अग्निमित्रम, ये सब की सब किताबें जो हैं ये सब की सब महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और दुनिया में इससे बेहतर राइटिंग उपमाओं पर आधारित रस के हेतु किसी ने भी नहीं लिखा है। नाट्यशास्त्र यह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है नाट्यशास्त्र, और इसको पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है, ये भी याद रख सकते हैं। कई सारे जगहों पंचम वेद महाभारत को कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो पंचम वेद की उपाधि दी जाती है, वैसे कोई पांचवा वेद है नहीं, वो नाट्यशास्त्र को दी जाती है।
महाभिभाषा शास्त्र वसुमित्र के द्वारा लिखा गया कनिष्क के पीरियड में। कामंदक नीति सार ये शिखर के द्वारा लिखा गया गुप्त काल में। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है गुप्त काल में। बृहद संहिता वाराह मिहिर के द्वारा गुप्त काल में। यह ज्योतिष शास्त्र की बुक है, ज्योतिष शास्त्र की बुक है। पंच सिद्धांतिका वाराह मिहिर के द्वारा ही लिखा गया है। तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है ये वाराह मिहिर के द्वारा गुप्त काल में ज्योतिष पर आधारित किताब लिखा गया है। महावीर चरित्र भवभूति का नाटक है, 8वीं सदी में लिखा गया है। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। और भगवद दुजिकियम ये भी महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। पल्लव नयस्थाया पल्लव काल का शासक था, पल्लव वंश का प्रमुख शासकों में से एक रहा है महेंद्र वर्मन प्रथम, इसके द्वारा ये दोनों नाटक लिखे गए हैं। वेणी संहार भट्ट नारायण के द्वारा लिखा गया है। अब ऐसे किताब आएंगे जो कम आपने सुना होगा, ये तो रटे रटाएं आप सभी को याद रहता है, लेकिन ऐसे किताब जो अक्सर कम सुनते हैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। वेणी संहार है श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट के द्वारा। अलंकार सार संग्रह उद्भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है ये बामन के द्वारा लिखा गया। क्या इस सभी को याद करना है? आप 2 बार अगर इसको देखेंगे 2 से 3 बार तो आपको इसमें से 40% के करीब में याद हो। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा। और अगर 40% भी याद कर लेते हैं ना तो क्या होता है ना, आप एग्जाम में एलिमिनेट कर पाते हैं कौन से किताब किस काल का था। अगर आपको किस्से कहानी भी थोड़ा सा भी याद आ जाए, इसीलिए इतने सारे किस्से कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप एलिमिनेट कर ले जाते हैं, उसको अलग कर ले जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। सारा याद तो किसी को भी नहीं होता गुरु, कैसे याद हो जाएगा इतना सारा एक साथ। अगला देखिए क्या है, चरक संहिता। ये महर्षि अग्निवेश के द्वारा लिखा गया अग्निवेश तंत्र के रूप में लिखा गया, जिसे बाद में आचार्य चरक ने प्रति संस्कृत संशोधित करके चरक संहिता का निर्माण किया था। तो पहला जो है ये महर्षि अग्निवेश के द्वारा, बाद में चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा जाता है, जो फिजिशियन थे उस जमाने में। न्याय तत्व नाथ मुनि के द्वारा। योग रहस्य रत्न ये भोज के द्वारा। और राजा मार्तंड ये भी भोज के द्वारा लिखा गया है, जरूर इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसनतनाकर ये नागार्जुन के द्वारा है। गणित का सार श्रीधर ने लिखा है। आर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट का हो जाएगा। कुट्ट निमत ये दामोदर गुप्त का है। दामोदर गुप्त परम बहुत बड़े राइटर हुए 8वीं शताब्दी के। इन्होंने तत्व कौमुदी, तत्व वैसारदी और कुट्ट निमत ये 3 किताबें दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला है 3 ही और किताब हैं। एक है न्यायवर्तिका, तात्पर्य दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है। न्याय सूची निबंध ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा है। न्याय सूत्रोधारा ये भी वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रमुख किताब हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में किताबों के नाम आते थे, इसी में से पूछा जाएगा और इससे बाहर से नहीं पूछा जाता। सारे मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं, सारे गुप्त काल के नाटक भी करवा दिए। मैक्सिमम जो सवाल आते हैं इसी में से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और MCQ मैंने आपको गुप्त मौर्यन पीरियड का करवा दिया है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें कनिष्क के काल से संबंधित और संगम काल से जुड़े हुए MCQ हम लोग कर लेंगे, जिससे आपका वो भी रिवाइज हो जाए। धन्यवाद आप सभी का।